सुबह के 6 बजे थे और धूप की पहली किरण के साथ एक घर से एक महिला चीखती चिल्लाती बाहर निकलती है और वो कहती है कि मेरी मदद करो। किसी ने मेरे पूरे परिवार की, मेरे घर वालों की हत्या कर दी है। प्लीज मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। जैसे वो लोगों को बता रही थी तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर वो सब लोग उसके घर के अंदर जाते हैं तो वो जो देखते हैं सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि 3 बच्चे जिनका गला कटा हुआ है बेड पे लेटे हुए हैं और उनकी गर्दन से अब भी ब्लड बेड से ऊपर से नीचे टपक रहा है। ये सब देखकर सभी के रोंगटे तो खड़े हो ही गए। अचानक उनमें से किसी एक ने देखा कि एक बंद कमरा जिसके दरवाजे के नीचे से भी बड़ा खून का बड़ा रिसाव हो रहा था। उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि बंद दरवाजे के पीछे भी किसी की हत्या की गई है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर सन्न रह गए। उसके अंदर भी बेड पे एक पति और एक उसका बड़ा बेटा लेटे हुए थे। उनकी हत्या तो उससे भी ज्यादा दर्दनीय खौफनाक तरीके से की गई थी। वो देखते हैं कि उनके भी गले कटे हुए हैं और उनके सीने पे चाकुओं के इतने वार किए गए हैं कि जो सीने से मांस बाहर आ गया है। दरअसल घाव जो इतने गहरे थे कि जो सीने के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बाहर निकले हुए थे। ऐसे घाव जिन्हें देखकर इंसान को कई रातों तक नींद ना आए। अब वो जो महिला घर से बाहर चीखती चिल्लाती आई थी उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। लोग उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि आप हमें बताएं, आप घबराए नहीं, जिसने भी ये किया है हम आपके साथ हैं। लेकिन उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि आप ऐसी गहरी नींद में कैसे सो सकते हैं कि कोई बाहर का आपके घर आता है और इतनी 5-5 हत्याएं करके चला जाता है। अब पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंचती है और वो देखती है और महिला से पूछती है क्या हुआ। महिला का जवाब था कि कोई रात को आया और मेरे परिवार में सभी का कत्लेआम करके चला गया। उससे बार बार लोग पूछ रहे थे, पुलिस ने भी पूछा कि आपने किसी को देखा। उसका कोई जवाब नहीं था, उसका रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस जब अपनी छानबीन करती है तो पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज पर जाती है जैसे किचन में सिलवट्टा जो होता है उस पे, जिसे देखकर पुलिस का यकीन होने लगता है कि मानो या ना मानो कि कातिल तो यही महिला है जिसका रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल अब हम बताएंगे आपको पर्दे के पीछे की कहानी। तो एक माँ, एक पत्नी जो रात भर 5-5 लाशों के साथ सारी रात अकेली रहती है और सुबह उठते ही चीखती चिल्लाती है, ढोंग करना स्टार्ट कर देती है। इस औरत का नाम है संतोष शर्मा और ये सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर जिले से। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस औरत ने ऐसा क्यों किया कि इसने अपने ही पति की और 5-5 अपने बच्चों की हत्या की साजिश रची, जिसके अंदर इसका बड़ा बेटा जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। तो ये महिला क्या होता है कि बचपन से ही इसको पढ़ाई में अच्छी थी, ये टाई कमांडो का इसे शौक था, ये बच्चों को सिखाया करती थी। लेकिन 1999 में घर वालों की मर्जी से बनवारी लाल के साथ इसकी
जो कि अलवर के ही रहने वाले हैं, उसके साथ इसकी शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बनवारी लाल एक सुपरवाइजर थे, जो उनकी इनकम इतनी ज़्यादा थी नहीं, इतनी इनकम थी जिससे अपना घर परिवार चल सके। अब इस महिला को ताई कमांडो आता था और इसे शौक भी था उस चीज का, तो ये अपने पति से बात करती है और कहती है कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। पति ने स्वीकृति दे दी इसे और इसने स्कूल ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बीता, वैसे अच्छा लग रहा था, स्कूल से इसे कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे ये अपने शौक पूरे कर लेती थी। तो अब दरअसल संतोष की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद स्कूल की तरफ से कहा जाता है संतोष से कि बच्चों की टाई कमांडो की कोई प्रतियोगिता है, जिसके लिए आपको बच्चों के साथ उदयपुर जाना है। तो संतोष बच्चों के साथ उदयपुर चली जाती है। वहां जाने पर संतोष की मुलाकात होती है एक हनुमान जाट नाम के आदमी से, जो वहां पीटी करवाता था। आपस में काफी बातचीत होती है। बातचीत होने पे मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने पे हनुमान जाट संतोष को अच्छे रेस्टोरेंट लेके जाता है, उसे खाना वाना खिलाता है। तो संतोष सोचा करती है कि मेरे पति ने तो कभी भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया, ना मुझे कभी बाहर घुमाने के लेके गया, ना कभी मेरे बच्चों को, ना कभी कुछ, मतलब कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं की। तो ये जो हनुमान जाट है, ये तो देखने में लगता है कि अच्छा पैसे वाला है और ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके आया है, तो अच्छा पैसे वाला है, मेरी हर ख्वाहिश हर जरूरत अच्छे से पूरी कर सकता है, उसे काफी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपस में दोनों को प्यार हो जाता है। बस फिर क्या है, यहीं से प्यार हो जाता है। तो अब संतोष अपने वापस आ जाती है अलवर। अलवर आने के बाद वो अक्सर फोन पे रेगुलर बातचीत किया करते हैं, और जब जरूरत होती है उन्हें तो मिल लिया करते हैं। हनुमान जाट, जो कि उससे संतोष से वो 10 साल छोटा होता है, लेकिन प्यार में कहाँ उम्र देखी जाती है। अब उनका प्यार और गहरा रहा था। तो एक रोज क्या होता है कि संतोष फोन पे बातचीत कर रही थी, तो उसका जो बड़ा बेटा होता है, जिसकी एज 17 साल थी, उसने अपनी माँ को, मम्मी को देख लेता है कि माँ किसी से बातचीत कर रही है। जब उसके पिताजी घर पे आते हैं तो वो उनसे वो सारी बातें बताता है कि माँ इस तरीके से किसी से बातचीत करती है। तो पति जो बनवारी लाल होते हैं, वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, बेटा भी समझाता है। पत्नी जो, वह समझने का ढोंग तो करती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उसे जब जरूरत होती थी वो अक्सर एक एक दो दो दिन घर से बाहर चली जाती थी, वो संतोष के साथ रहा करती। अब इसी तरीके से जब वो नहीं मानती तो अब घर में झगड़े होने लग गए। उसके पति के साथ झगड़े होते, बेटे के साथ झगड़े होते। अब क्या था, संतोष को सब कुछ समझ आ चुका था कि अगर मुझे अपने प्यार हनुमान जाट के साथ अगर रहना है, तो मुझे अपने रास्ते से जो कांटे इन्हें हटाना ही पड़ेगा, मतलब जो उसका बड़ा बेटा वह उसका पति। तो ऐसा सोचकर ही वो हनुमान जाट से बातचीत करती है और उसे ये सब बताती है कि हमें ये सब करना होगा, इन्हें अपने रास्ते से हटाना होगा अगर हमें साथ रहना है तो। हनुमान जाट उसकी बातें सुनकर मान जाता है और वो मर्डर की प्लानिंग की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं।
वो लोग बड़े ही शातिर थे। तो वो उन्हें एहसास था कि पुलिस किस-किस तरीके से कार्रवाई करती है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पुलिस से एक कदम आगे रहा जाए और उसी के तहत वो अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए उन्हें जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पहले से ही वो चीज़ें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हनुमान जाट ने 2-3 कुछ से में नई सिम ली और एक ऑनलाइन चाकू ऑर्डर किया और एक बड़ा हथियार और ऑर्डर किया जो गला काटने के काम आ सके। इस तरीके से वो लोग अपनी तैयारियां कर रहे थे। समय बीता। अब वो काली रात आ चुकी थी जिस रात ये सब होना था। उस रात से पहले दिन में हनुमान जाट संतोष को कुछ नशीली दवाइयां देता है और कहता है कि ये अपने पति और बच्चे को खिलानी है किसी भी तरीके से। संतोष वो लेकर घर आ जाती है और घर में एक अच्छा माहौल रखती है। सभी से प्यार से बात करना बढ़िया। कहती है कि आज कुछ अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छा खाएंगे। सभी खुश रहते हैं। संतोष अपनी तैयारियों में लग जाती है। खाने के अंदर उसने रायता भी बनाया था और उस रायते के लिए वो एक चटनी पीसती है सिलवट्टे पे। उस चटनी के अंदर वो सभी नशीली दवाइयां डाल देती है और उन्हें पीसकर एक चटनी तैयार कर लेती है। उस चटनी को वो रायते के अंदर घोल लेती है। अब क्या था, रात को सभी लोग खाना खाते हैं खुशी-खुशी और सब अपने-अपने जगह स्थान पे जाके सो जाते हैं। लेकिन संतोष का जो बड़ा बेटा था किसी कारणवश उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। उसने वो रायता नहीं खाया, वो थोड़ा खाना कुछ खाकर ही सो जाता है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिसे हम काली रात भी कह सकते हैं। सब अच्छे से सो जाने के बाद, गहरी नींद में चले जाने के बाद, संतोष अपने मेन दरवाजे पे जाती है और गेट खोलती है, तो देखती है कि वहाँ पे हनुमान व उसके 2 दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नकाबपोश कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। वो संतोष इशारा करती है उन्हें और वो सब घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद संतोष उन्हें इशारा करके बताती है कि इस कमरे में मेरा पति और बड़ा बेटा सो रहा है। हनुमान व उसके 2 दोस्त कमरे में जाते हैं और सबसे पहले वो जो संतोष का पति बनवारी लाल था, उसका गला काट देते हैं। जैसे ही उसका गला काटते हैं, गले से एक खून का फव्वारा, एक खून की धार निकलती है। जो पास में उसका बड़ा बेटा सो रहा था, उसके चेहरे पे भी खून जाके गिरते हैं। तो बड़ा बेटे की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि मेरे पिता के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो कुछ कर पाता, उठ पाता, हाथ पैर हिलाता, उससे पहले ही हनुमान ने उसका भी गला काट दिया, जो उनके पास एक बड़ा हथियार था। उसके बड़े बेटे का भी गला काट देता है। अब क्या होता है कि जो हनुमान के जो 2 दोस्त होते हैं, वो छोटे चाकू से उन दोनों बाप बेटे के सीने पे इतने वार करते हैं कि इतने गहरे घाव, जिससे सीने के सभी बॉडी पार्ट्स बाहर आ गए।
ये सब वो इसलिए कर रहे थे कि संतोष का कहना था कि ये सब हम कर रहे हैं तो इसमें कब कोई भी किसी तरह की गुंजाइश ना हो कि कोई बच जाए और हम फंस जाएं। अब उन दोनों की हत्या करने के बाद हनुमान व उसके दोस्त वापस लौट रहे होते हैं कि बरामदे में 3 बच्चे और सो रहे हैं, जिनमें 2 बच्चे संतोष के होते हैं और एक बच्चा उसकी बहन का है। उसकी बहन भी उस समय उनके घर आई हुई थी। तो जैसे ही हनुमान जा रहा था तो उसका पैर उन बच्चों से टकरा जाता है और एक बच्चे की नींद खुल जाती है। जैसे ही बच्चे की नींद खुलती है तो हनुमान तुरंत डिसीजन लेता है कि ऐसा कोई गवाह, ऐसा कोई वजह नहीं छोड़नी जिससे हम मुसीबत में फंस जाए। वो तुरंत बारी बारी से उन तीनों बच्चों के भी गले काट देता है। और ये सब एक माँ, एक पत्नी संतोष की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई छोटी सी सिकन तक नहीं थी कि उसके पति व बच्चों को मारा जा रहा है, बल्कि उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान थी। इस तरीके से उस काली रात को उस घर के अंदर 5 हत्याएं की जाती हैं, 4 बच्चों की व एक के पिता की। ये सभी हत्याएं करके उनका प्लान सफल हो चुका था। हनुमान जाट व उसके दोनों दोस्त अब वहां से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद संतोष घर में अकेली रहती है। वो घर में पोछा लगाती है, जो हथियार होते हैं, जो भी सबूत होते हैं, उन्हें मिटाने की पूरी कोशिश करती है। वो ये सब करके घर में बैठ जाती है, अकेली टक टक टकटकी लगाए हुए देखती रहती है कि जो गर्दन कटी हुई है उनसे खून टपक रहा है। लेकिन उसे कहाँ फर्क पड़ रहा था। उसके शैतानी दिमाग में तो यही सब चल रहा था कि मुझे सुबह जब मैं लोग उठेंगे तो मुझे क्या कहना है, कैसे अपने आप को बचाना है। यही सब प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही थी। और जैसे ही सुबह होती है तो उसने रियल में रात को तो उसको आंसू का एक टपका तक नहीं आया। तो उसने अपने आंसू पूरे बचा के रखे थे। और जैसे ही सुबह होती है तो वो लोगों के सामने जो रिएक्शन देती है, जो रोना धोना करती है, मीडिया, वहां के लोग यकीन तक नहीं कर सकते कि जिस औरत का यह हाल है उसी ने अपने पति व बच्चों की हत्या करवाई है। इतनी खतरनाक एक्टिंग करती है वो, कोई उस पर शक की गुंजाइश ही नहीं होती। अब बारी थी पुलिस के एक्शन में आने की। जैसे ही पुलिस मौके पर देखती है और पुलिस की उस सिलवट पे नजर जाती है तो उसमें जो कुछ भी था पुलिस उसे जांच के लिए भेज देती है और तहकीकात शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस बड़ी कंफ्यूज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर से ना कोई चोरी की वारदात, ना उस औरत को कोई नुकसान हुआ। मतलब रीजन समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी रीजन के कोई 5 हत्याएं करके चला गया। उस औरत से पूछा जाता है, संतोष जी से, बार बार, लेकिन पूछे क्या। उसकी एक्टिंग देखकर पुलिस इतनी कंफ्यूज कि पुलिस को डाउट ही नहीं कि हो सकता, और ना ही किसी
जो लोग उसकी एक्टिंग देख रहे थे कि कोई भी उस पर डाउट नहीं कर सकता कि किसी ने अपने बच्चों को और पति को मारा है। तो संतोष से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि हाँ, मुझे वैसे तो हमारी किसी से दुश्मनाई नहीं थी, लेकिन हमारे जमीनी विवाद चलता रहता है। जो संतोष के ही परिवार में जो उसके पति के भाई होते हैं, उनके लिए वो कहती है कि उनसे झगड़ा चलता रहता है, वो ऐसा कर सकते हैं। एक वजह तो थी पुलिस के पास कि इस पर भी वो आगे कार्रवाई करें, और उन्होंने की भी होगी। लेकिन पुलिस डिसीजन लेती है कि घर में ना कोई चोरी हुई है, ना कोई और किसी कारणवश ये हत्याएं हुई है, और घर में एक महिला बच जाती है। तो पुलिस कहती है कि पता किया जाए कि ये बची किस तरीके से है, किससे बात करती है। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वो पता लगता है कि वो किसी हनुमान जाट से बात करती है, जो कि संतोष का प्रेमी था। पुलिस को शक होना स्टार्ट हो जाता है, अब क्या है। लेकिन दिक्कत ये थी, जिस रोज मर्डर हुआ है, संतोष की कॉल डिटेल में कोई ऐसी कॉल नहीं की गई थी हनुमान जाट को। वो सब कॉल पहले की थी, क्योंकि अब तो वो नई सिम यूज कर रहे थे। लेकिन पुलिस डिसीजन लेती है कि चलो, क्यों ना संतोष के बॉयफ्रेंड से मिला जाए, हनुमान जाट से। तो पुलिस हनुमान जाट के घर पहुंचती है। तो घर पहुंचने पे देखती है कि हनुमान जाट का घर तो लोक ताला लगा हुआ है, हनुमान जाट वहां नहीं है। पुलिस ताले को तोड़ती है और अंदर छानबीन करती है, देखती है अंदर क्या है। तो पुलिस को वहां एक ऐसा सबूत हाथ लगता है कि उससे सारा केस साफ हो गया था। कत्ल की रात हनुमान जाट ने जो कपड़े पहन रखे थे, खून से सने हुए, वो कपड़े पुलिस को वहीं उसके घर में मिल जाते हैं। अब पुलिस को हनुमान जाट के घर से जब इतना बड़ा सबूत हाथ लग गया था, तो पुलिस ने हनुमान जाट को हिरासत में लिया। लेकिन पुलिस ने संतोष को कुछ भी नहीं बताया। वो संतोष को बिना कुछ जानकारी दिए ही वो उससे तहकीकात कर रही थी, और उससे कुछ जानकारियां निकलवाना की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस ने भी डिसीजन ले रखा था कि इसे अभी बताना नहीं है, उससे पहले हमें अपने सबूत पूरे तैयार करने हैं, क्योंकि ये इसकी एक्टिंग को देखते हुए ये लगता है कि ये कब पलट जाए और कब केस को इधर उधर घुमा दे। इससे पहले ही उन्होंने हनुमान जाट को गिरफ्तार किया, और हनुमान जाट के थ्रू उसके जो दो दोस्त थे उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। अब उनसे पूछताछ होती है तो उनसे बताते हैं कि पुलिस उनसे कहती है कि जो संतोष है उसने ये सब कुछ बता दिया है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है किस तरीके से किया है। वो भी सोचते हैं कि जो महिला हमें ट्रेनिंग दे रही थी कि हमें टूटना नहीं है, ऐसा नहीं करना, डरना नहीं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और उस महिला ने ही सब कुछ बता दिया पुलिस को। तो अब क्या बचा है, तो वो भी पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, किस तरीके से क्या किया, जो कुछ था, पूरी वारदात जो मैंने आपको बताई है, वो सारी वारदात वो लोग पुलिस को बता देते हैं। जब पुलिस के पास पूरी जानकारी व सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, तब वो संतोष को भी
गिरफ्तार करती है और ये सब बताती है उसे और सारे सबूत उसके सामने रखती है। अब क्या था? अब तो संतोष के पास कुछ बचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने भी कबूल कर लिया कि हाँ ये सब किया है। लेकिन वो बड़ी ही चालाक और शातिर थी। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो जज के सामने वो अपने बयान से मुकर जाती है। बयान से मुकर जाती है तो पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस अपने सारे सबूत कोर्ट में रखती है और एक ऐसा गवाह जो कि संतोष की बहन थी, वो भी उसी रात उसी घर में थी। और जब ये संतोष सिलवट्टे पे दवाइयां पाउडर जो डाल रही थी, उसकी बहन ने ये सब देखा था। तो ये सब जज के सामने कहा जाता है कोर्ट में गवाह के तौर पे। इस तरीके से संतोष बच नहीं पाती और उसे जज साहब सजा सुना देते हैं। कोर्ट ने जज साहब ने उन्हें जो सजा सुनाई वो मैं आपको बताता हूँ कि मौत की सजा तो उन्हें नहीं हुई, लेकिन आजीवन उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।